Assalamualaikum and good morning level 6. How are you all? Today we are going to read our first unit, Natural Resources of South Asia. Natural resources, कुदरती ज़राए. When we talk of natural resources of an area, we usually mean its forests, natural vegetation, water resources, agriculture and minerals. There are many such natural resources found in South Asia which we will look into below. जब भी हम किसी भी मुल्क, किसी भी जगह या किसी भी एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, उसमें आ जाता है उसका वाटर, उसके फॉरेस्ट, उसका एग्रीकल्चर, उसके रेनफॉल, सारी चीज़ें जो कुदरती ज़राए होते हैं, कोई भी मिनरल हो तो वो उसकी कुदरती ज़राए में आ जाती हैं. फॉरेस्ट, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इस यूनिट में फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट कैन बी नेचुरल और कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन. जंगलात इंसान के उगाए हुए भी हो सकते हैं और कुदरती भी हो सकते हैं. दे यूजुअली नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो इन. The forests of South Asia may be divided into mountainous forest, submountainous forest, riverine forest and tidal forest. ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म के जंगलात को ग्रो करने के लिए या तो पानी और दूसरा ज़रख़ेज़ मट्टी की ज़रूरत होती है. इसके अलावा इन्होंने डिवाइड किया है फॉरेस्ट को 4 इकसाम में, जैसे कि माउंटेनियस फॉरेस्ट हो गए, सब माउंटेनियस, रिवराइन एंड टाइडल. माउंटेनियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? माउंटेनियस फॉरेस्ट those forests grow on high mountains such as the Himalayas and consist of fir, deodar, pine and other kinds of trees. Most of these trees have needle-shaped leaves which help them to survive in the intensely cold winter of the mountains. Such forests are found throughout the Himalayas as well as in the South Asia. इसमें कहा जा रहा है कि जो माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं वो टॉप पर, जो हाई माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं और ये जो है वहाँ के कोल्ड वेदर को बेयर करने का हौसला रखते हैं. और उसके अलावा इनकी जो लीव होती है वो नीडल शेप के होते हैं. ये हिमालयस पर पाए जाते हैं और साउथ एशिया में भी. सब माउंटेनियस फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन लोअर माउंटेन. माउंटेनियस फॉरेस्ट टॉप पर पाए जाते हैं, सब माउंटेनियस फॉरेस्ट लोअर माउंटेन पर पाए जाते हैं एंड वैलीज और वादियों में पाए जाते हैं. एंड इंक्लूड ब्रॉड लीव्स trees such as oak, walnut and blackberry. The wood of the oak and walnut is especially useful for furniture. आप जो है oak और walnut की जो लकड़ी होती है दरख्तों की, वो फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Such forests are found mostly in the plains of Indus and the Ganges. Riverine forests. These forests grow in plains, usually on the banks of the river. माउंटेनियस फॉरेस्ट टॉप पर, सब माउंटेनियस फॉरेस्ट लोअर माउंटेन पर, और जो रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं ये बिल्कुल दरिया के किनारे पाए जाते हैं. बैंक ऑफ रिवर, दरिया के किनारे. समटाइम्स दे आर ऑल्सो कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ कैनाल वाटर. कभी कभार जो है ये नदी से बहते हुए पानी की वजह से भी उग जाते हैं. द ट्रीज फाउंड इन सच फॉरेस्ट इंक्लूड शीशम एंड एकेशिया. ये कीकर और बबूल के दरख्त होते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया अराउंड मैनी रिवर्स. आप साउथ एशिया के दरियाओं के गेट बहुत सारी जगहों पर ऐसे फॉरेस्ट देख सकते हैं. Tidal forest. These forests are found coastal regions, especially in deltoid areas where a river falls into the sea. जहाँ पर river sea से जाकर मिलता है वहाँ पर ये tidal forest पाए जाते हैं. The most common type of trees found in the tidal forest in the mangrove, which requires fresh water as well as sea water for its growth. इसमें जो है फ्रेश वाटर और इसके साथ साथ सी वाटर की ज़रूरत होती है इनको ग्रोथ के लिए. मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम रीजन erosion that is being washed away into the sea. They also provide a home to many kind of fish, especially shrimps and prawns and birds. Large areas of tidal forest are found on the coast of Sindh near Karachi and in Sundarabad on the coast of Bangladesh. They also provide a home of many kind of fish. ये जो है बहुत सारी मछलियों का एक तरह से घर होता है जहाँ पर समंदर में मछलियाँ, श्रैम्स, फिशेस, श्रैम्स और प्रॉन्स वगैरह रहते हैं. इसके अलावा बर्ड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं इस किस्म के जंगलात में. The importance of forests. Forests are very important not only for a country but for the whole planet. Here are some reasons why we must protect forests. जंगलात सिर्फ एक मुल्क या किसी इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पूरे प्लैनेट के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? उसकी कुछ वजूहात हैं. फर्स्ट रीज़न है फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल कवर फॉर फर्टाइल सॉइल. जंगलात जो है हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाते हैं. कि फॉरेस्ट डिसअपेयर, अगर ये गायब हो जाए देन द सॉइल विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, और मिट्टी भी ज़रख़ेज़ नहीं रहेगी. एंड द लैंड विल बिकम अ डेजर्ट, और ज़मीन सहरा में तब्दील हो
जाएगी। ऑल्सो द एक्सेसिव सॉइल वॉश अवे बाई रिवर्स विल कॉज हैवी फ्लड्स। और अगर जंगलात ना हो तो समुद्रों और दरियाओं से बहने वाला पानी किसी सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाएगा। Forest absorb carbon dioxide from the atmosphere and produce oxygen, which is a very important process for preserving life on this planet. आप सब जानते हैं कि जंगलात जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हर लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है और इस प्लैनेट में स्पेशली ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर द ओनली होम टू काउंटलेस एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। ऑल दीज लिविंग थिंग्स also have the right to live and they are important for life on earth too. If a forest is cut down then this creature also die away. किसी भी किस्म के जो जंगलात हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक घर की हैसियत रखते हैं। अगर हम इन फॉरेस्ट को कट डाउन कर दें तो बहुत सारे बर्ड्स और वो चीज़ें मर जाएंगी। फॉरेस्ट ऑल्सो हैव मैनी यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। फॉर इंस्टेंस, the wood obtained from the trees in a forest can be used for many purposes. If you look around, you will see that so many of things we need in life are actually made of wood. Some plants and bushes are used in medicine too, and wood can also be used for fuel and grazing cattle. Hence, forests should be used properly. New trees must be planted in place of the ones cut down for wood, and so the cutting of trees needs to be done in an organized manner. ये कह रहे हैं कि अगर हम जंगलात को काट दें तो हमारी ज़िंदगी, हमारी कारोबारी ज़िंदगी या हमारी जो लाइफ है वो एक तरह से मफलूज होकर रह जाएंगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जंगलात का बहुत अहम किरदार है। आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी होती हैं। उसके अलावा हम लकड़ी को, आप एक माचिस की एग्जांपल ले लें, उसके लिए भी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारी जो हर्ब्स हैं वो मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम किसी दरख्त को काटते हैं तो हमें उसकी जगह नया दरख्त प्लांट करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो और ये फॉरेस्ट हमारी लाइफ को सर्वाइव करने में हमारी मदद करें। अब आते हैं वाटर रिसोर्सेज की तरफ, पानी के ज़राए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी जानवर इस सामने, उसे पानी की ज़रूरत होती है। आप वाटर ले लें, एनिमल्स ले, आप पानी प्लांट्स ले लें, एनिमल्स ले लें, ह्यूमंस ले लें, हम सबको पानी की ज़रूरत है। द वाटर इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल वाटर एक्सेप्ट सी वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। सिवाय समंदरी पानी के सब जो है फ्रेश वाटर में काउंट होते हैं। पीपल एंड एनिमल्स यूज इट फॉर ड्रिंकिंग एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड कैन ग्रो ओनली इफ अ प्रॉपरली सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। इंसान जिंदा रहता है पानी की वजह से, उसको पानी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को करने के लिए, और उसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। सी वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स। जो समुद्री पानी होता है वो नमकीन होता है और वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इरिगेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, काश्तकारी पाकिस्तान और इंडिया में। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ हाईली डेवलप्ड कैनाल सिस्टम फॉर इरिगेशन or carrying water to fields. This system was developed during the British period in order to solve the problems of famine in South Asia. A network of canals was dug out from the major rivers, and the canals carried the water from these rivers to the fields. Many dams have been added since the end of the British rule in 1947, including Mangla and Tarbela in Pakistan and Firozpur and Farah in India, among others. ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में काश्तकारी के ज़राए के लिए जो है कैनाल्स वगैरह बनाई गई हैं, जो कि ब्रिटिश सिस्टम के दौरान ही डेवलप कर दी गई थी। उसके अलावा ब्रिटिश सिस्टम के 1947 के बाद, ब्रिटिश सिस्टम के ख़त्म होने के बाद कई डैम भी बनाए गए हैं पाकिस्तान में, मंगला और तरबेला, और इंडिया में फिरोजपुर और फराखा। There are also other means of irrigation which are used to where canals water is not available. These include tube wells, ponds, especially in the desert of Thar and Kares, or underground water channels used only in Balochistan. ये कह रहे हैं कि जहाँ पर कैनाल्स नहीं होती वहाँ पर दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप थर का इलाका ले लें या कारेस ले लें, तो इन जगहों पर पानी पहुँचाने के लिए दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। इरिगेशन इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका, both of these countries
heavy rainfall and accordingly irrigation and obtaining water are not major issue for them. क्योंकि उनके यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए पानी का हुसूल जो है कोई मुश्किल नहीं है. On the other hand, controlling flood can be big problem which can be overcome by rising embankment along the rivers. उसके बरक्स अगर देखा जाए तो उन्हें सैलाब का हर वक्त खदशा मौजूद रहता है क्योंकि उनके यहाँ हैवी रेनफॉल्स होते हैं. एग्रीकल्चर. द पीपल ऑफ साउथ एशिया. ज़राअत. The people of South Asia, except in Maldives, have always relied mainly on agriculture. मालदीव के अलावा बहुत सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पर. This is because the land is fertile. उनकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है इस वजह से. And rivers provide abundant water. दरिया जो है उन्हें पानी फराहम करते हैं. However, the food resources are now becoming insufficient because of overpopulation. अगरचे ग़िज़ाई जो अजनास हैं उनकी कमी हो रही है पॉपुलेशन की कंटिन्यूस इंक्रीज होने की वजह से. And the water available from the river is no longer sufficient to irrigate all the land needed to provide food and work for so many people. और दरिया से जो पानी हमें हासिल होता है या जो भी हमने इरिगेशन के लिए ज़राए रखे हुए हैं वो फुलफिल नहीं कर पाता हमारी नीड्स को क्योंकि हमारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फसलों की किस्में. द मेन क्रॉप्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूड्स राइस, व्हीट्स, पल्सेस, मिलेट, माइस, शुगरकेन, टी एंड ऑयल सीड्स. साउथ एशिया की जो मेन फसलें हैं जो नॉर्मली उगाई जाती हैं वो है चावल, गंदम, दालें, गन्ना, चाय और ऑयल सीड्स वगैरह. सर्टेन क्रॉप्स सच एज जूट एंड कॉटन, पर्सन और कॉटन वगैरह उगाई जाती है. नॉट फूड क्रॉप्स बट आर यूज फॉर द अदर पर्पस. अगरचे ये जो रुई है और पर्सन वगैरह है ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती लेकिन इससे कपड़ा बनने का काम होता है, धागा बनने का काम होता है, बहुत सारी जो है अदर पर्पस में हमारे इस्तेमाल होती है. राइस एंड जूट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. राइस और जूट की फसलों को बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है. एंड ग्रो इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल. ये उन जगहों पर ग्रो कर सकते हैं, उन जगहों पर ये फसलें अच्छी उग सकती हैं जहाँ पर मोस्टली बारिशें होती रहती हों. राइस इज़ ग्रोन इन ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया की तकरीबन सभी कंट्रीज़ में चावल की फसलें उगाई जाती हैं. वाइल जूट इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश ओनली. जबकि जूट जो है सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया में ही उगाई जाती है. हाफ ऑफ ऑल द जूट इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम बांग्लादेश अलोन. तकरीबन दुनिया की ज़रूरत की जो आधी जूट है, आधी % जो है वो बांग्लादेश से हासिल होती है. टी इज़ ग्रोन मेनली इन साउथ इंडिया. चाय जो है साउथ इंडिया में ग्रो करती है ज़्यादातर. बांग्लादेश एंड श्रीलंका. बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसकी फसलें उगाई जाती हैं. दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर देयर टी गार्डन्स. ये कंट्रीज जो हैं अपने जो है चाय के बागात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. टोबैको इज़ ऑल्सो ग्रोन इन साउथ एशिया. टोबैको तम्बाकू साउथ एशिया में उगाया जाता है स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया. स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में. हाउएवर वी मे नीड टू रिमेंबर दैट टोबैको इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. हमें ये याद है और हमें ये याद रखना चाहिए कि तंबाकू सेहत के लिए मुज़र है. एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लर्निंग टू स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग. और तमाम दुनिया के लोग स्मोकिंग से छुटकारा पाने या बचने की तदबीर इख्तियार करने की कोशिश करते हैं. लेट्स होप दैट वन डे दिस हार्मफुल हैबिट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड and then the fields of tobacco would be used for growing some other useful crops. और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा दिन आए कि जब दुनिया में कोई शख्स ऐसा ना हो जो टोबैको का आदी हो और उस क्रॉप्स की जगह हम किसी और दूसरी यूजफुल क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. द मैप ऑफ द प्रीवियस पेज शोज द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप्स इन साउथ एशिया. मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. ज़राअत के तरीके. ग्रोइंग अ क्रॉप रिक्वायर्स 4 प्रोसेसेस. किसी भी फसल को उगाने के लिए 4 तरीके अपनाए जाते हैं. प्रिपेयरिंग द लैंड. सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है. सोइंग द सीड्स. बीज बोए जाते हैं. लुकिंग आफ्टर द क्रॉप्स. फसलों की देखभाल की जाती है. एंड हार्वेस्टिंग और कटिंग. उनकी काश्तकारी की जाती है या उन्हें काटा जाता है. प्रीवियसली लैंड वॉज प्रिपेयर्ड बाय प्लाउइंग. आप देख सकते हैं कि लैंड को तैयार किया जाता है हल चलाकर. यूजुअली विद द हेल्प ऑफ बुल्स एंड ऑक्सन्स. गाय वगैरह और बुल्स वगैरह इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. वाइल यॉक्स वर यूज इन द हिमालयस रीजन. ये जो पहाड़ी बैल होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं
पहाड़ी रीजन में जैसे हिमालयस वगैरह के जो रीजन है उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं, सच एज नेपाल एंड भूटान। These days, this is done for more effective with the help of tractors and other modern techniques. आजकल के दौर में ये तमाम चीज़ें मॉडर्न टेक्निक्स और मशीनरी के जरिए की जाती हैं। Problems. Major problems of agriculture in South Asia are loss of land, scarcity of water and poverty. साउथ एशिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो हैं कि हम लॉस कर देते हैं लैंड को। लॉस ऑफ लैंड क्या है? लॉस ऑफ लैंड्स हैपन व्हेन द फर्टाइल सॉइल लॉसेस इट्स क्वालिटी। जब ज़मीन की ज़रख़ेज़ी अपनी अहमियत खो देती है, ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं रहती, उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ लैंड्स। Sometimes this may happen due to natural cause. For instance, if a river changes its course, however, land is lost of most cases due to wrong decision taken by human being. मोस्टली जो है लोगों के गलत फैसलों की वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, ईच क्रॉप हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द लैंड वेयर इट इज़ ग्रोन। हर फसल की अपनी खसूसियात होती हैं और हर ज़मीन पर हर फसल नहीं उगती। Some crops increase the fertility of the land while others use up all its nutrients. It is important for crops to be grown in such a sequence that the nutrients used up by one crop are returned to the ground by the next. हमें इस तरह की फसलें उगानी चाहिए कि अगर एक फसल ज़मीन से तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेती है तो अगली फसल हम ऐसी उगाएं जो ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। Sometimes farmers do not follow this procedure and this has a bad effect on the soil. कभी कभार नहीं बल्कि मोस्टली ऐसे होते हैं कि जो हमारे किसान हैं एक तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो ऐसी चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते और इस प्रोसीजर को नहीं मानते, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। इन द सेम मैनर द कैनाल समटाइम increase the level of underground water which causes the land to become marshy or waterlogged. और कभी कभार ऐसा होता है कि ज़मीन दलदल की सूरत अख्तियार कर जाती है क्योंकि उसके नीचे पानी आ जाता है या वो आग ज़्यादा हो जाती है। तो ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल हैंस कॉजिंग सैलिनिटी। उसकी नमकियात की वजह से, मिट्टी में नमकियात और पानी की वजह से जो है आपकी फसल ग्रो नहीं हो पाती। दिस डेज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर इशू। ये भी दुनिया का अहम तरीन इशू है आज के वक्त में। विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया इट्स वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग इनसफिशिएंट। एज अ रिजल्ट मैनी एरियाज आर नॉट बीइंग इरिगेटेड प्रॉपर्ली। चूँकि हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वाटर रिसोर्सेज हमारे पास उतने सफिशिएंट है नहीं, तो वो जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशिएंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज जो हैं वो इरिगेशन नहीं कर पाते। In developed countries, villages are usually peaceful places and many people choose to live there so that they may stay away from the crowded life of cities. In developing regions like South Asia, however, the modern facilities of life such as schools, hospitals, gas and electricity are not available in many villages. In some places, people do not have access to drinking water. Also, farmers do not own the lands in most cases and were sometimes treated very badly by the landlords. अक्सर ऐसा होता है कि जो साउथ एशिया के मोस्टली जो विलेजेस हैं उसमें गैस, पानी, बिजली ऐसी सहूलियत फराहम नहीं की जाती वहाँ के लोगों को, और जो लोग पीसफुल माहौल चाहते हैं या क्राउडेड उसको लाइफ को पसंद नहीं करते, वो विलेज साइड पर रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोग जो वहाँ काम कर कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं वो अक्सर बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किए जाते हैं या ट्रीट किए जाते हैं उन लैंडलॉर्ड्स के। So they are very often underpaid. Due to all this reason, people from village in South Asia are moving towards cities. क्योंकि उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनसे काम करवाने के बाद उनको उनका मुआवजा नहीं दिया जाता, उनकी इज्जत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ हिजरत पर मजबूर हैं। This migration of people affects our agriculture and also increase problems for the cities. एक तो इससे हमारी जो ज़राअत है वो मुतासिर होगी, क्योंकि अगर सभी लोग वहाँ से उठकर सिटीज़ में, शहरों में आकर बस जाएंगे तो वहाँ की लाइफ को कौन चलाएगा, क्रॉप्स कौन ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ ये कि सिटीज़ के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। विलेज शुड ऑल्सो बी provided with the same facilities as the cities and poverty and literacy should be wiped out. अगर हम गाँव देहात वगैरह को वही सहूलियत मुहैया करें जो कि हम एक शहर को मुहैया करते हैं, तो ये जो गुर्बत और जहालत है ये ख़त्म हो सकती है। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिशरीज।
Livestock means sheep, goats, cows, buffaloes, camels and yaks usually kept on a farm. जैसे कि आप सब जानते हैं भेड़ बकरियां, गाय, भैंसें, ऊंट वगैरह ये फार्म्स वगैरह पर रखे जाते हैं. These animals provide milk, ये दूध देते हैं, meat and wool, गोश्त और ऊन भी देते हैं. Leather is also made from the skin of some of these animals. Leather जो चमड़ा वगैरह होता है वो भी बनाया जाता है इनकी स्किन से. Some areas in South Asia are famous for their livestock, such as Rajasthan, desert Thar in India and Pakistan. However, of course, is prohibited in India for religious reason. आप सब जानते हैं कि इंडिया में काव के या गांव के ज़बीहा, गाय के ज़बीहा पर पाबंदी है. रीज़न ये है कि उनके रिलीजियस कुछ चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं और वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाय को हार्म नहीं पहुंचाते. लाइवस्टॉक इज केप्ट इन मोस्ट एग्रीकल्चर एरिया सिंस दीज एनिमल्स आल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर. ये जो जानवर हैं ये हमारी ज़राअत में भी बहुत मदद करते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया दे आर यूज्ड फॉर प्लॉपिंग. बहुत सारे साउथ एशिया की जो जगह हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं हल चलाने के लिए. द फील्ड्स और ड्रॉनिंग वाटर फ्रॉम द हिल्स, कुआं से पानी वगैरह लाने के लिए. However, people living in areas that do not receive enough water for growing crops depends more on livestock. ऐसे एरियाज जो कि पानी ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते अपने एरियाज में, तो वो दूर दराज के इलाकों से पानी लाने के लिए इन्हीं जो लाइव स्टॉक्स हैं इन पर डिपेंड करते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स कीपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग चिकन इन ग्रेट क्वांटिटीज फॉर देयर एग्स एंड मीट. पोल्ट्री एक तरह के हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चिकन्स को रखते हैं और उसके मीट के लिए मीट प्रोवाइड करते हैं, लोगों को एग्स प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ अ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ इनकम इन ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. तमाम साउथ एशियन कंट्रीज में ये एक आमदनी का बड़ा जरिया है. मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग हैव रिजल्टेड इन द popularity of shaver chicken or white chicken introduced to this region in 20th century. Fisheries. Fishing is a major occupation in Pakistan, India, Bangladesh, श्रीलंका एंड मालदीव. ये जो तमाम ममालिक हैं इनमें फिशिंग एक अहम पेशा है. It is one of the most important occupation. Fish and rice are the staple of food of most people in that countries. यहाँ के जो मोस्टली लोग हैं चावल और मछली की ग़िज़ा लेते हैं. And fish is also exported in great quantities in Pakistan. Fisheries has suffered from lack of development. Dams have restricted the movement of fish in the river, while pollution in the sea and low quantities of fresh water coming from the river are affecting the fish and other forms of life in the sea. डैम्स के बनने की वजह से फिश की कमी हो रही है. दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो सी की जो हम कहते हैं कि समंदरी जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है. वाइल्ड लाइफ. सम एनिमल्स लिव विद ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. कुछ जानवर जो हैं इंसानों के साथ रहते हैं इसलिए उन्हें डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहा जाता है. एंड इंक्लूड पेट्स एंड लाइव स्टॉक्स. वो जानवर जो फार्म हाउस वगैरह पर जैसे लाइव स्टॉक्स हो गए या पेट्स हो गए रहते हैं उन्हें भी डोमेस्टिकेटेड कहा जाता है. अदर एनिमल्स डू नॉट इजीली लिव विद ह्यूमन बीइंग. और कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग या इंसानों के साथ नहीं रह सकते. दे आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. दे आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स टू. इन ऑल डेज पीपल यूज टू हंट दीज एनिमल्स फॉर देयर मीट एंड और स्किन और समटाइम्स जस्ट फॉर द फन. पुराने दौर में लोग जो है इसका शिकार करते थे उसकी स्किन के लिए, उसकी खाल के लिए या उसके गोश्त के लिए या फिर कभी कभार ऐसे ही फन के लिए. एज अ रिजल्ट मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट विच मीन्स दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. जिसकी वजह से बहुत से जानवर इकसाम ऐसे हैं जो कि इस ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दिस वॉज अ बिग मिस्टेक. और हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये एक बड़ी गलती है. ऑल्सो रिसर्च ऑन दीज एनिमल्स समटाइम्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द working of human body, and some of these animals can help us in finding cures for diseases that are otherwise incurable. कभी कभार ये एनिमल्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं इंसानी जिस्म की फंक्शन को समझने के लिए और कभी कभार हम किसी बीमारी का क्योर जो है दरियाफ्त करने के लिए इन्हीं एनिमल्स को यूज़ करते हैं उन पर ट्रायल लेकर. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर वाइल्ड लाइफ. बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के स्टेप ले चुकी हैं. मैनी ऑफ देम अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग टूरिस्ट फैसिलिटीज टू पीपल हु कम फ्रॉम
अदर लैंड्स टू सी दीज एनिमल्स। बहुत सारे लोग इसको जो है यूज़ करते हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए और उससे पैसे कमाते हैं। द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ ऑफ साउथ एशिया इंक्लूड्स द आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, ब्लू बॉक्स एंड ब्लैक डॉल्फिन, टाइगर, इंडियन एलिफेंट एंड राइनोसेरोस। इनमें से ये कुछ जानवर हैं जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और या वहाँ टूर करने के लिए। मिनरल्स, मादनियात। यूजफुल सब्सटेंसेस फाउंड अंडरग्राउंड आर जनरली कॉल्ड मिनरल्स। They include a wide range of things such as gold and silver, which are precious metals. ज़मीन के अंदर से जो भी धात हमें मिलती है, जो भी मादनियात मिलती है, वो मिनरल्स कहलाती हैं। उसके अलावा आप देख लें गोल्ड और सिल्वर, ये बहुत ही अहम धातें हैं। प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, कीमती पत्थर जैसे कि डायमंड, हीरा, एंड बिल्डिंग मटेरियल लाइक मार्बल जैसे कि मार्बल, एंड इवन सॉल्ट, और यहाँ तक कि नमक भी, विच वी ईट, जो कि हम खाते हैं। गैस एंड पेट्रोलियम और ऑल्सो मिनरल्स, गैस और पेट्रोलियम भी मिनरल्स हैं। इन साउथ एशिया दीज मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन द प्लेटियस एरियाज। मोर डिटेल्स आर गिवन इन द मैप ऑफ पेज 50. South Asia is a developing region. Most countries here do not have the technology required to extract these minerals from the land. साउथ एशिया एक डेवलपिंग रीजन है जो कि अभी डेवलप कर रहा है, ये वेल डेवलप नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ज़मीन से उन मादनियात को वसूल कर सकें जो कि वहाँ मौजूद हैं बेहतर तरीके से। द माइनिंग ऑफ सॉल्ट इन पाकिस्तान एंड आयरन और and coal in India are among the largest mining industry of the world, but many other mineral deposits have not yet been explored. बहुत सारी जो अब तक मादनियात हैं वो हमारे पास निकालने के लिए एक तो ज़राए नहीं है, दूसरा हमारे पास वो टेक्निक्स और मशीनरी नहीं है कि जिसके ज़रिए हम उन मादनियात को एक्सप्लोर कर सकें, दरियाफ्त कर सकें, जो कि हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकें। मेथड्स ऑफ माइनिंग, खान खनी के तरीके। माइनिंग इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ये बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ था। ड्यूरिंग द स्टोन एज व्हेन पीपल स्टार्टेड डिगिंग फॉर स्पेशल काइंड्स ऑफ स्टोन, जब लोगों ने डिफरेंट किस्म के पत्थरों के लिए खुदाई की थी। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग इन विच द सरफेस इज डग एंड मिनरल्स आर पुल्ड आउट डायरेक्टली। ये एक नॉर्मल तरीका है जिसमें ज़मीन को खोदा जाता है और उसमें से कीमती पत्थर या कोई भी धात निकाली जाती है। द सेकेंड मेथड ऑफ माइनिंग इज अंडरग्राउंड माइनिंग। जो सेकेंड मेथड है वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टुडे बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये आजकल बहुत ही आम है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। माइंस आर डग अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे कान खोदी जाती है एंड पीपल हैव टू एंटर देम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मिनरल्स, और लोगों को उसके अंदर जाकर मिनरल्स के लिए काम करना पड़ता है। हाउएवर वन सच माइन फाउंड इन अफ्रीका इज मोर देन 40,000 ईयर ओल्ड। अफ्रीका में जो एक माइन फाउंड की गई है, एक कान फाउंड की गई है, वो 40,000 साल पुरानी है। Therefore we can say that this type of mining has also been used for a very long time. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कान खनी का जरिया है ये भी काफ़ी अर्सा पहले शुरू हो चुका है। The third method of mining involves drilling deep narrow holes and drill into the ground, and liquid minerals such as petroleum oil are sucked out using pumps. Well, instead of mines are used in this method. The first example of this method is in history was perhaps the common wells that were used for pulling out water. ये जो तीसरा तरीका है इसमें हम ज़मीन के अंदर खुदाई कर या डीप जाकर उसमें से लिक्विड मिनरल्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डिफरेंट किस्म के मिनरल्स निकालते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं। द लास्ट मेथड ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड ड्रेडिंग and it involves bringing up minerals from under the ocean beds. It is also known as offshore mining. It is usually similar to drilling but may require a lot more effort. ये जो है सिमिलर हो सकती है ड्रिलिंग की जैसी, लेकिन इसमें और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। सेफ्टी इश्यूज इन माइनिंग, कौन से इश्यूज हैं जो कानखनी में पेश आते हैं जिसकी वजह से कानखनी नहीं हो पाती, या सेफ्टी इश्यूज क्या हैं हमारे। माइनिंग इज अ डेंजरस, ये काफ़ी ख़तरनाक है जॉब, बिकॉज
The mines usually have to penetrate deep into the surface of the earth. There is very little oxygen there and there may be poisonous gases present. Miners may also get killed if a mine collapses. It is therefore very important to take proper measure to ensure the safety of the miners. जैसे कि ज़मीन के अंदर जो माइंस होती हैं, जो ज़ेरे ज़मीन माइंस कान होती हैं, उनमें ये खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसमें कोई जहरीली गैस हो सकती है या वो गिर सकती है या वो बंद हो सकती है, वहाँ से कोई भी चीज़ गिर सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले उसे प्रॉपर तरीके से मेजर करना होगा, उसकी पैमाइश करनी होगी, उसमें जाने के लिए हमें तमाम हिफाजती इक़दाम करने होंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द इन्वायरमेंट। माइनिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे माहौल पर, इन्वायरमेंट पर। मिनरल्स आर फाउंड डीप इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर एम्बेडेड in huge rocks. Sometimes entire mountains may be composed of such rocks. Mining of minerals involves the extraction of the required minerals from the rock in which it is embedded. This is extraction thus results in destruction of the natural landforms. When a whole landform is destroyed, the ecological balance of the environment in the area is also destroyed. Therefore, it is very important to develop and use mining techniques which will cause minimum damage to the environment, and whenever possible, restoration of the mined area should also be carried out. इसलिए हमें माइनिंग के लिए प्रॉपर तरीके इख्तियार करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो माइनर्स हैं उनकी जान बच सके और किसी भी किस्म की जो नुकसानात हैं वो ना उठाने पड़े। थैंक यू।